निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी का मेगा चुनाव प्रचार जारी है। आज कुमाऊं में सीएम धामी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे तो जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री लोहाघाट में जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों से वोट की अपील करने वाले हैं। वहीं चंपावत में आज मुख्यमंत्री धामी का रोड शो होना है और इसी के साथ अल्मोड़ा टनकपुर में भी धामी प्रचार करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील जनता से करेंगे। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी हल्द्वानी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी का यहां पर भी कार्यक्रम है, कितने बजे का कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो सबसे पहले पिथौरागढ़ जाएंगे और उसके बाद लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, ये सब कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के होने वाले हैं। कुल मिला के 5 कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं। और क्योंकि ये दोनों ही जिले, चाहे वो चंपावत हो या फिर पिथौरागढ़ हो, ये एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद ही माने जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है चंपावत से चुनाव लड़ते हैं और वहां से विधायक हैं। तो ऐसे में वो चंपावत में भी आज रोड शो करने वाले हैं, वहां पर चुनावी जनसभा भी करने वाले हैं। लोहाघाट ठीक उसके बगल की सीट है, वहां पर वो चुनावी जनसभा करने वाले हैं। टनकपुर जो मैदानी इलाका है, जहां खटीमा इनका घर है और पहले विधानसभा रही है, उससे बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और चंपावत विधानसभा का अब इलाका है। तो ये सारी महत्वपूर्ण नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करेंगे। और पिथौरागढ़ जो पहली बार नगर निगम बना है नगर पालिका से, वहां पर भी चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि पिथौरागढ़ का जो चुनावी गणित है वो बड़ा मजेदार है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। कांग्रेस से जो है, कांग्रेस के विधायक ही एक बागी प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं, यानी जो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी है जिसको घोषित किया गया था, उसको चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं वहां के विधायक। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, पिछले दिनों उनके खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी को काफी ज्यादा, बीजेपी सीधे सीधे मुकाबले में है जो यहां पर अन्य प्रत्याशी हैं उनके साथ। तो ऐसे में जहां पर भी जो पांचों की पांचों सीटें हैं, वहां पर बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे 1-to-1 मुकाबले में है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब से चुनाव अनाउंस हुए हैं, तब से लगातार मुख्यमंत्री के एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं चल रही हैं और मुख्यमंत्री की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं, जो मेजर नगर निगम है, वो अपनी झोली में आए, भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए, क्योंकि पिथौरागढ़ पहली बार नगर निगम बना है और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। तो ऐसे में के साथ बीजेपी करने की कोशिश। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो जो कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक कंफ्यूजन की स्थिति है, बगावत की स्थिति है, उस पर कंट्रोल कर पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती अब भी साबित हो रही है। धन्यवाद आपका शैलेंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। शुक्रवार की बात कर ली जाए तो शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के शिवालिक नगर पहुंचकर रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी राजीव शर्मा के समर्थन में निकाले गए रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। शिवालिक नगर शिव मंदिर से टिहरी विस्थापित कॉलोनी तक जोरदार रोड शो निकाला गया। हरिद्वार के बाद सीएम धामी देहरादून में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते दिखे और उन्हें जीत का मंत्र देते दिखे। देहरादून के रायपुर में सीएम कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही देहरादून में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल भी मौजूद थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कोटद्वार में भी चुनाव प्रचार किया। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोटद्वार में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के समर्थन में विजय संकल्प जनसभा की मुख्यमंत्री धामी ने। सीएम ने कहा कि पिछली बार कोटद्वार में बीजेपी की सरकार न होने से कोटद्वार नगरीय क्षेत्र में विकास की रफ्तार रुक गई थी, लेकिन इस बार जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। हरिद्वार के मंगलौर में बड़ा चुनावी उलटफेर हुआ है। यहां नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का नॉमिनेशन पत्र बहाल किया गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने यह बड़ी राहत दी है उन्हें। पहले जांच के बाद उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया था, लेकिन चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले चौधरी इस्लाम का नॉमिनेशन बहाल हो गया है और अब वो चुनाव लड़ सकेंगे, जिसके बाद समर्थकों ने मंगलौर में जुलूस निकाला। चौधरी इस्लाम विधायक काजी निजामुद्दीन के करीबी माने जाते हैं और चौधरी का नॉमिनेशन रद्द होने के बाद काजी ने एक निर्दलीय को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि अब मंगलौर की सियासत में तेजी से हवा का रुख बदल गया। और के आवाम की जीत हुई और ईमानदारी की जीत हुई, पूरा विश्वास था। आवाम आपको दिख खड़ी साहब सामने
सबका यकीन था कि हमारी जीत होगी। हाँ, आज सब तैयार खड़े हैं। चौधरी इस्लाम जो भी साथियों का मामला होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने थराली नगर पंचायत में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी सुमन देवी के समर्थन में रोड शो निकाला। इसके बाद बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने संबोधित किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का संदेश दिया और कहा कि विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाएं। जनता हर क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इधर बजट की दृष्टि से भी, स्थानीय निकाय के विकास की दृष्टि से भी, स्थानीय निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी जीतना चाहिए। ये विकास को गति देगा, ट्रिपल इंजन के रूप में काम करेगा। इसलिए पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने विकास के एजेंडे को लेकर ही हम कोटद्वार पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कांग्रेस के युवाओं ने बाइक रैली निकालकर स्वागत किया है। करण माहरा कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी रंजना रावत के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कोटद्वार वासियों से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। वहीं उनसे पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के भीतर घमासान मचा है और एक दल बदल वाले नेता को टिकट मिलने से सभी नाराज हैं। ने कहा कि हमारे अगर मेयर जीतते हैं, हमारे लोग जीतते हैं तो वार्ड्स में बड़े वाटर प्यूरिफायर लगाएंगे ताकि गरीबों का बच्चा भी जो है शुद्ध पानी पी सके। उसके अलावा हम लोग अस्पतालों की व्यवस्था पे बात कर रहे हैं कि बीजेपी में इससे ज़्यादा उथल पुथल है। बीजेपी में एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो पहले बीजेपी में था, उसके बाद कांग्रेस में आया और आज फिर पुनः बीजेपी में गया, तो बीजेपी का भी कैडर नाराज। ऋषिकेश नगर निगम में चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भीड़ जुटाई, तो इसकी काट में शुक्रवार को बीजेपी ने बिहार मूल के प्रत्याशी शंभू पासवान के समर्थन में गढ़वाली गायक मंगलेश डबराल का कार्यक्रम करवाया। बीजेपी के इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी नजर आए। ऋषिकेश में नाच गाने की राजनीति पर लोग चुटकी ले रहे हैं और अब निगाहें कांग्रेस की ओर है कि क्या पार्टी प्रत्याशी दीपक जाटव भी किसी गायक का सहारा लेंगे। पिथौरागढ़ में निकाय चुनावों की बाजी आधी आबादी के पास है। यहां डीडीहाट नगर पालिका को छोड़कर सभी निकायों ने पुरुष वोटर के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है और ऐसे में मुख्य मुकाबले में शामिल बीजेपी और कांग्रेस में महिलाओं को लुभाने की, महिलाओं के मुद्दे पर बात करने की होड़ मची है। निकाय चुनाव का रण अंतिम दौर में पहुंचने को है। ऐसे में शहर की सरकार पर काबिज होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। राष्ट्रीय दलों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी हर वर्ग को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन पिथौरागढ़ में सत्ता की चाबी महिलाओं के पास है। असल में यहाँ एक नगर निगम और 4 नगर पालिका के साथ एक नगर पंचायत है। ऐसे में 6 निकायों में 5 पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। बीजेपी को भरोसा है कि जिस तरह महिलाओं ने केंद्र और राज्य के चुनाव में उन पर भरोसा जताया था, ठीक उसी तर्ज पर निकायों में भी महिला वोटर्स कमल का साथ देंगी। जिस तरह उन्होंने हमें लोकसभा में और विधानसभा में जो हमारी जीत का एक प्रमुख आधार बना है वो महिला वोटर का बना है, उसी तरह हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि जो महिलाओं के वोट हैं वो बिकाऊ भी नहीं होते, वो देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्याशी है। पिथौरागढ़ नगर निगम में जहां महिला वोटर्स 19,866 हैं, वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 19,337 है। धारचूला नगर पालिका में महिला वोटर 2,344 हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 2,216। वहीं गंगोलीहाट नगर पालिका में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले करीब 100 आगे है। कुछ ऐसा ही हाल बेरीनाग और मुंसियारी का है, जबकि डीडीहाट नगर पालिका में 1843 महिलाओं के मुकाबले 2020 पुरुष वोटर हैं। कांग्रेस का दावा है कि महिला हिंसा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर महिला वोटर्स उनके पक्ष में हैं। महिलाओं के संग अपराध हो रहे हैं, छेड़खानियां हो रही, बलात्कार हो रहे, मर्डर हो रहे। बीजेपी के शासन में बहनें कभी नहीं बोलेंगी। इनकी रसोई महंगी हो गई, राशन महंगा हो गया। सारी बहनों के जो बच्चे हैं, पढ़ी लिखी बेटी, पढ़ी लिखा बेटा आज घर में बेरोजगार है। पिथौरागढ़ में महिलाओं का साथ किसको मिलेगा ये तो कह पाना फिलहाल कठिन है, लेकिन सभी उम्मीदवार महिलाओं को पाले में लाने के लिए तमाम मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
पौड़ी के सतपुली नगर पंचायत चुनाव के प्रचार में सभी प्रत्याशी जुटे हैं और जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सतपुली नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने इस बार भी अंजना वर्मा को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने जितेंद्र चौहान को मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सतपुली के विकास के लिए काम करेंगे, ये बात कह रहे हैं। हाल भी हमने काफी कार्य किए हैं, बस जो रुके हुए कार्य है वो हम पूरा करेंगे। बस जनता के बीच कुछ नहीं, हम अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे और उनसे कहेंगे सच्चाई का साथ दे, सतपुली का विकास के लिए हमारे साथ खड़े रहे, बस यही चाहेंगे। मेन मुद्दा हमारा ये था, सबसे पहले यहाँ पार्किंग होनी चाहिए, 4 पार्किंग, क्योंकि 4 ब्लॉकों का एक केंद्र है, 4 ब्लॉकों का सेंटर है। यहाँ पर किसी भी सेंटर होने के कारण मगर एक भी पार्किंग नहीं है यहाँ पर। तो पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा कि हम चारों तरफ में 4 पार्किंग बनाएंगे। दूसरा, यहाँ डंपिंग जोन नहीं है कूड़े का, वो जो कूड़ा है कूड़ा का निस्तारण हो नहीं पाता, और जहाँ डंपिंग किया जा रहा है वो है नदी के किनारे। तो उससे एक तो जल प्रदूषण हो रहा है, नदी का जो हमारी नहर गंगा है तो उसका प्रदूषण हो रहा है। साथ ही गर्मियों में जब यहाँ उसमें आग लगाई जाती है। शहर के सरताज में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून के समीकरण। यहां शहर का सरताज बनने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। हालांकि मुद्दों की भी यहां कोई कमी नहीं है। यह है देहरादून शहर। कभी अंग्रेजों ने सेवा से रिटायर हुए लोगों के लिए एक हीलिंग सिटी के रूप में यहाँ बसावट शुरू की थी। वक्त के साथ साथ यहाँ कई बदलाव हुए। आजादी से पहले 1938 में देहरादून नगरपालिका की स्थापना हुई तो 1998 में इसे नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। साल 2000 में राजधानी बनने के बाद देहरादून की सूरत और सीरत दोनों बदल गयी। राज्य बनने के वक्त जहाँ देहरादून की जनसंख्या 4 से 5 लाख थी, वो आज बढ़कर 12 लाख से ऊपर पहुंच गई है। राजधानी क्षेत्र होने के कारण सुविधाओं का विस्तार तो हुआ, लेकिन उसके ही साथ समस्याएं भी बढ़ती चली गई। राजधानी क्षेत्र होने के कारण देहरादून नगर निगम सियासी रसूख के हिसाब से तो अहम है ही, ये प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराना नगर निगम भी है। 100 वार्डों में फैले इस नगर निगम में सबसे ज्यादा 7 लाख के करीब वोटर हैं। देहरादून नगर निगम की मेयर सीट पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। ये भी एक कारण है कि इस सीट को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है कि दोनों ही पार्टियों ने इस बार छात्र राजनीति से निकले युवा और नए चेहरों पर दांव लगाया है। दोनों ही कैंडिडेट सौम्य और साफ छवि के माने जाते हैं। क्या है कि हमेशा जो विकास कार्य होते हैं वो उनमें गुंजाइश रहती है और बेहतर हम कर सकते हैं, तो अच्छे से और अच्छा करेंगे। तो अभी कुछ सड़कों का कुछ नई सड़कें उसमें निकल सकें, कुछ फ्लाईओवर बन सकें, ताकि जाम की समस्या जो होती है उसका एक निस्तारण हो। जैसे बरसात में पानी जल भराव हो जाता है, उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारी सरकार ने इसमें पूरा एक बड़ा बजट इसमें एक पास करने जा रही है, जिससे कि पूरे निगम क्षेत्र में जहाँ पर भी अपना जल भराव होता है वो उसकी निकासी संभव हो पाए। जो 15 साल भाजपा के जो कार्यकाल रहा है बड़ा ही निराशाजनक रहा है। इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह की लूट खसोटी की है और जो स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का स्वरूप बिगाड़ने का काम किया है, मेरा प्रयास रहेगा कि देहरादून जो पुराना देहरादून है उसको पुराने देहरादून पे लाने का प्रयास रहेगा कि हर साल 2.5 लाख पेड़ लगाने का मेरा लक्ष्य रहेगा, जिसमें से 70% जो है उसको जीवित रखने का भी मेरा संकल्प रहेगा। 100 नगर निगम वार्ड हैं, उस पर नगर निगम की जहां पर भी खाली जमीन होगी वहां बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए एक पार्क की भी व्यवस्था की जाएगी। देहरादून के मुद्दों की बात करें तो कई सालों से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जो सबसे बड़ी मुसीबत है। ज्यादातर लोग स्मार्ट सिटी के काम से खुश नहीं हैं। शहर का ट्रैफिक जाम अब लोगों को परेशान करने लगा है और जाम के हालात हर रोज पैदा होते हैं। हल्की सी बारिश में भी ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है और पूरा शहर लबालब भर जाता है। शहर में पार्क, नाली और साफ सफाई के लिए भी लोग आवाज उठाते रहे हैं। आप भी सुनिए जनता का क्या कहना है। व्यापारियों की समस्याएं जो स्मार्ट सिटी बनी है उसके लिए, उसके संबंध में हमें अपने बाजार की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है हमारी पेशाब घर की। व्यापारियों के लिए कोई पेशाब घर नहीं है। एक पेशाब घर की जगह आवंटित की गई थी, वो एक बीजेपी नेता को आवंटित कर दी गई दुकान बनाने के लिए। ये स्मार्ट सिटी की ये बनी है, सड़क बनी है, ये जो है इसमें से 2-2 नालियाँ बनी हुई हैं। पूरा
दिन बदबू आती रहती है। आजकल बरसात है तो बदबू नहीं आती, पूरा दिन बदबू आती रहती है। ये चाहूंगी कि चुनाव जो है वो सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ना हो, एक ऐसा कैंडिडेट हमारे लिए आए जो थोड़ा सेंसिबल हो, इंटेलेक्चुअल हो, जो ये सोच के चले कि आने वाले समय में जो आज देहरादून की हालत है कि हमने इसको ग्रीन सिटी से कंक्रीट सिटी में तब्दील कर दिया है। प्लस कहीं भी आप जाइए सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े का जमावड़ा जो कहीं नहीं दिखता था सिटी में, हमारा ग्रीन दून कहा जाता था, और इतना साफ क्लीन दून और ग्रीन दून जो स्लोगन होता था, तो आज कहीं फिट नहीं होता है आज की डेट में। जितने भी दुकानदार पलटन बाजार पे देखो, आधी से ज्यादा दुकानें वो बाहर निकाल के रखते, तो उसमें आम पब्लिक को परेशानी हो रही है और हम गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, फिर समस्याएं आम आती है। और अभी जैसे आजकल नया रूल यहाँ पे चल गया है कि कहीं से भी कोई गाड़ी उठा के ले जाता है, कहीं पे स्कूटर खड़ा कर दो वो उठा के ले जाते हैं। 100 वार्डों में बटा देहरादून नगर निगम अकेला ऐसा नगर निगम है जिसमें सबसे ज्यादा 7 विधानसभाएं आती है। पिछले निकाय चुनाव में मेयर समेत 60 वार्डों में बीजेपी का कब्जा था, जबकि कांग्रेस 33 वार्डों में सिमट कर रह गई थी। इस बार जनता किसे शहर का सरताज बनाएगी, ये अब 25 जनवरी को ही पता चलेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इधर बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दौरान थूक कांड की घटना सामने आई। वायरल वीडियो में एक युवक को भट्टी में रोटी बनाते वक्त थूकते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और स्थानीय लोगों ने भारी नाराजगी जताई है। गुस्साए लोगों ने बागेश्वर कोतवाली में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है और संबंधित दुकान को बंद करवा दिया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। देहरादून से बड़ी खबर है। पुलिस अधिकारियों के डेपुटेशन को लेकर विवाद खत्म हो चुका है। अब 4 अधिकारी डेपुटेशन पर नहीं जाएंगे, जबकि 4 अन्य अधिकारियों को रिलीव कर दिया गया है। नीरू गर्ग, अरुण मोहन जोशी, मुख्तार मोहसिन और राजीव स्वरूप डेपुटेशन पर नहीं जाएंगे, जबकि 4 अन्य अधिकारियों को डेपुटेशन के लिए रिलीव कर दिया गया है, जिसमें जन्मेजय खंडूरी, अबुदई सेंथिल, बरजिंदर सिंह और पी रेणुका देवी का नाम शामिल है। ये चारों अधिकारी केंद्र में डेपुटेशन पर जाने वाले हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ देखने के लिए जिप्सी की दूरी को लेकर नया नियम बनाया गया है। बाघ को निहारने के वक्त को लेकर भी एक नियम बना दिया गया है। तो आप भी बाघ के दीदार के लिए अगर यहां आ रहे हैं तो देखिए ये रिपोर्ट। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क में आने वाले टूरिस्ट और जिप्सी वालों की मनमौजी हरकतों पर रोक लगने जा रही है और बाघ को निहारने के लिए खास और सख्त नियम कायदे जारी हो गए हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने बाघ को जिप्सी से देखने की दूरी 30 मीटर निर्धारित की है। जिप्सियों में जीपीएस भी लगाया जा रहा है, जिससे जिप्सी को ट्रैक किया जा सके। साथ ही जिप्सी से जिप्सी की दूरी भी 50 मीटर रखी जाएगी। कि कई तरह के उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं कि बाघों को बहुत पास तक उनके नहीं जाना है, जिप्सियों को आपस में कुछ दूरी बना के रखनी है और जो कोई भी ऐसा हल्ला गुल्ला या सारी चीजें नहीं करनी है। इनका बहुत ही क्लियर कट हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हमारा द्वारा इसमें संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो जिप्सी चालक हैं और जो हमारे नेचर गाइड्स हैं उनको भी इसके बारे में बार बार ट्रेन किया जाता है और ताकि इस तरह की कोई भी गतिविधि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत टाइगर के आसपास ना होने पाए, क्योंकि उसके कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं, किसी पर्यटक पे हमला हो सकता है, सारी चीजें। कॉर्बेट में जिप्सी पर सीधे बाघ के हमले कभी रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। हालांकि कुछ साल पहले एक वीडियो जरूर वायरल हुआ था, जिसमें एक हाथी ने जिप्सी पर चार्ज किया था। बताया जा रहा है कि वो जिप्सी कीचड़ में फंस गई थी, जबकि दूसरी जिप्सियों और पर्यटकों के शोरगुल में हाथी वहाँ से चला गया था। इसी तरह का एक वीडियो रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी जोन का भी निकल कर सामने आया था, जिसमें एक बाघ जिप्सी पर चार्ज करते हुए दिखाई दे रहा था। इस बार जीपीएस लगाए जा रहे हैं, उससे काफी राहत मिलेगी डिपार्टमेंट को भी, गाड़ी वालों को भी और ड्राइवर गाइड सभी को, क्योंकि गाड़ी धीरे चलेगी। 20 की स्पीड आंकी गई है, लिखा 15 है, लेकिन 20-25 पे तक चल सकते हैं लोग। जहां तक टाइगर साइटिंग का सवाल है,
टाइगर मान लीजिए मैं देख रहा हूँ 30 मीटर दूर से, टाइगर यदि हमारी तरफ आ गया और मेरे पीछे 2-3 गाड़ियां हैं, तो उस केस में किसकी गलती मानी जाएगी, टाइगर की या हमारी? तो इसको तो आप छोड़िए कि 30 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, उसकी बात छोड़िए आप। 30 मीटर ठीक है, हम लोग सभी लोग डिस्टेंस बना के रखते हैं और अच्छी तरह से उसको डिस्टर्ब नहीं करते मोस्टली। कॉर्बेट में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे इंतजाम एक अच्छी पहल है, जिसका मकसद तभी पूरा होगा जब जिप्सी ड्राइवर और नेचर गाइड इसमें सहयोग करेंगे। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। जियोथर्मल एनर्जी को लेकर उत्तराखंड सरकार और आइलैंड की कंपनी के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। सचिवालय में सीएम धामी की मौजूदगी में वर्चुअल मौजूदगी में ये समझौता हुआ। एमओयू में सीएम धामी खटीमा से वर्चुअल शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। हमारे राज्य में ऐसे लगभग 40 ऐसे स्थान हैं जियोथर्मल के जो चिन्हित किए गए हैं और हमारा भी उद्देश्य है कि भाई हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस बार जो हमारे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, ये राष्ट्रीय खेल भी हमारे ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं कि जिसमें कम से कम कार्बन हो, कम से कम ऊर्जा लगे और कम से कम पेपर लगे। इसको लेकर हम ये भी कर रहे हैं और हमारा राज्य एक तरह से पूरे देश दुनिया का पहला राज्य है जहां पर हमने अभी जीडीपी की तर्ज पर जीईपी को भी यहां पर हमने शुरू किया है। 2 फरवरी को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है, तो इसी के साथ 2025 की चारधाम यात्रा की तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के काम को मॉनिटर करने वाले हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हर साल वसंत पंचमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान होता है। 2 फरवरी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 5 फरवरी को बड़ी बैठक ऋषिकेश में होगी। गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे के मुताबिक बैठक में गढ़वाल के सभी जिलों के डीएम, डिपार्टमेंट हेड और स्टेक होल्डर्स भी शामिल होंगे ताकि वक्त रहते सारी तैयारी पूरी की जा सके। 5 फरवरी को मीटिंग से पहले चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के डीएम को जिले में मीटिंग करने को कहा गया है ताकि यात्रा से जुड़े लोगों की बात आ सके। तो 15 दिन बाद खुद गढ़वाल कमिश्नर तीनों जिलों में यात्रा की तैयारी जांचने जाएंगे। शासन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस है। 5 फरवरी को हमने पहली बैठक इसकी बुलाई है ऋषिकेश में, जिसमें सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और स्टेक होल्डर्स, टूर ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायी सभी के साथ विचार विमर्श होगा। पिछले साल की यात्रा में क्या दिक्कतें आई, कहां पर हमसे कमियां रह गईं, हम इस यात्रा को और कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या निर्माण कार्य होने हैं, कौन से निर्माण कार्य चल रहे हैं, कितनी गति से पूरे करने हैं, इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। चारधाम यात्रा के 2 धामों में चल रहे काम की मॉनिटरिंग पीएमओ करता है। तो 28 जनवरी को देहरादून आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मॉनिटरिंग करेंगे और बद्रीनाथ, केदारनाथ मास्टर प्लान का काम कहां तक पहुंचा, ये भी प्रधानमंत्री देखेंगे। वहीं चारधाम में यात्रियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, ये काम चारधाम यात्रा परिषद करेगी, जो जल्द काम शुरू करेगी। यात्रा के मार्गों को इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो। चारधाम यात्रा परिषद के गठन पर भी विचार विमर्श चल रहा है और अभी पिछले दिनों इसके स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी बैठक भी यहाँ पर आयोजित की गई थी अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें करीब 100 से अधिक तो हमारे तीर्थ पुरोहित गण सम्मिलित हुए थे और होटल व्यवसायी और डंडी कंडी, घोड़ा खच्चर सभी लोगों से बात की गई और बड़े ही खुले हृदय से उनके सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। लोगों के सुझाव। चारधाम यात्रा का हर साल आयोजन पहचान के साथ चुनौती भी है, क्योंकि साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बार रजिस्ट्रेशन से लेकर धामों में दर्शन तक का काम आसानी से हो। कपाट खुलने की तारीख के ऐलान के साथ ही चारधाम यात्रा का काम शुरू हो जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।